नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सारे स्वस्थ और शानदार होंगे। बीच में 2 दिन वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन आज फिर से मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ और अब अपने रेगुलर रहेंगे। एक दिन छोड़ के आपको वीडियो मिला करेगी, लगभग रात को 8 बजे के करीब आप अपलोड हो जाया करेगी। मेरी सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, आपका आने वाली भर्ती परीक्षाओं में बहुत फ़ायदा होगा, चाहे वो पटवार है, ग्राम सेवक है, एसआई है, आरएएस है, बिकॉज लगभग सारी भर्तियों के अंदर राजस्थान की पॉलिटी आती है। अब देखते हैं अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था। राज्यपाल के अंदर अपनों ने 160 आर्टिकल तक कर लिया था, 161 करना था। इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ, यानी कि क्षमा से रिलेटेड, माफ से रिलेटेड राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं। ये अपने वैसे न्यायिक शक्तियां में भी पढ़ेंगे, जब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी है, उसके अंदर भी आ जाएगा। लेकिन एक बार मैं आपको आर्टिकल वाइज यहीं समझा देता हूं, ताकि अपने को आगे डबल ना पढ़ना पड़े। यहां अगर पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली अपना यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां कौन कौन सी है, 5 है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंब। बहुत सौखी है, देखो समझो। क्षमा के अंदर क्या होता है, अगर राज्यपाल किसी को 10 साल की सजा हुई है तो वो 10 साल की सजा राज्यपाल माफ कर सकता है, उसको कहते हैं क्षमा। यानी कि राज्यपाल यहां कह देगा भी तेरी 10 साल की सजा माफ है, पहुंचो घर है, मारो ऐश, वो होगी क्षमा। ठीक है, उसके बाद लघुकरण का मतलब क्या हुआ, प्रकृति चेंज होती है इसके अंदर। प्रकृति का मतलब इसके अंदर क्या हुआ सर, देखो समझो। जैसे किसी को 10 साल का कठोर कारावास हुआ। कठोर कारावास के अंदर क्या होता है, अगले से काम करवाते हैं वहां पे जेल के अंदर। तो वो जो कठोर कारावास है उसको किस में चेंज कर देते हैं, साधारण कारावास में चेंज कर देते हैं। यानी कि सजा वही रही, 10 साल उसमें 10 साल इसमें है, लेकिन राज्यपाल ने क्या किया, कठोर कारावास से साधारण कारावास में चेंज कर दिया। उसको हम क्या करते हैं, लघुकरण कहते हैं। समझ गए क्या। इसके बाद आते हैं परिहार। अब परिहार को कैसे याद करोगे, परि से याद रख लो भी। परिहार के अंदर प्रकृति चेंज नहीं होगी, परिहार के अंदर प्रकृति चेंज नहीं होगी, ऐसे याद रख लो। इसके अंदर क्या चेंज होगी, अवधि। जैसे अगर किसी को 10 साल की सजा हुई है तो वो 10 साल की सजा 8 साल में परिवर्तित हो सकती है, 7 साल में परिवर्तित हो सकती है, वो होता है परिहार। समझ गए क्या तीनों शक्तियां। क्षमा के अंदर पूर्णता माफ, लघुकरण के अंदर प्रकृति चेंज, परिहार के अंदर प्रकृति चेंज नहीं होगी, अवधि चेंज होगी, 10 साल से 8 साल होगी, 7 साल होगी, ऐसी हो सकती है। विराम के अंदर क्या होता है, अगर कोई स्पेशल केस आ जाए, यानी कि कोई विकलांग है या कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है या कोई महिला गर्भ अवस्था में है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, उसकी सजा को कम कर देना, वही क्या होता है, विराम। समझ गए बात क्या। प्रविलंबन में क्या होता है, अगर किसी को सजा हुई है, मृत्यु दंड हो गया, तो उस पे अस्थायी रोक लगा देना। सजा जरूर होगी उसको, लेकिन एक बार उसके रोक लगा देना, अस्थायी भी, रुक जाओ हम जांच दोबारा से करेंगे, तो वो क्या होता है, प्रविलंब। ये 5 शक्तियां किसके अंदर लिखी है, 161 आर्टिकल के अंदर लिखी है। अब सेम शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है केंद्र के अंदर। जब हम केंद्र के बारे में पढ़ते हैं ना, उसके अंदर आर्टिकल 72 के अंदर लिखा हुआ है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। 2 चीजों का फर्क है, 2 चीजों किसके पास एक्स्ट्रा है, राष्ट्रपति के पास। वो कौन कौन सी 2 चीजें एक्स्ट्रा है, देखो। राज्यपाल 2 मामलों में कुछ नहीं कर सकता। कौन कौन से मामले, अगर फैसला सैन्य कोर्ट द्वारा दिया गया हो तो कुछ नहीं कर सकता राज्यपाल। अगर राज्यपाल मृत्युदंड के केस में भी कुछ नहीं कर सकता, मृत्युदंड को माफ राज्यपाल नहीं कर सकता, लेकिन लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंब लागू कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। लेकिन इस पे ये चारों चीजें लागू कर सकता है। ध्यान रह जाएगा क्या, राष्ट्रपति के पास ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा होती है, राज्यपाल के पास ये दोनों चीजें नहीं होती। बस इतना ही फर्क है राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपने राज्यपाल की शक्तियां विस्तार से पढ़ते हैं। लो भी, अब अपने करेंगे राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य पूरे विस्तार से भी। कौन कौन सी इसकी शक्तियां होती है, क्या क्या कार्य होते हैं। देखो 5 तरीके की इसकी शक्तियां होती है राज्यपाल की, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, स्वयं विवेक।
सबसे पहले अपने कार्यकारी शक्तियां करते हैं, कौन कौन सी है। कार्यकारी के अंदर शक्तियों के अंदर लगभग सारी एक तो नियुक्तियां आ जाएगी, नियुक्तियों के अलावा वो लाइनें आ जाएगी कि जितने भी काम होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुका, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइन दोबारा नहीं लिखी। जो चीज़ें अपने पहले पढ़ चुकी हैं एक दो लाइनें, वो मैंने इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखी। इसमें लगभग नियुक्तियाँ आ जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति शासन के बारे में आ जाएगा। देखो क्या कैसे, सीएम व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। इसमें लाइन क्या आती है कि सीएम की नियुक्ति व सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके नाम से होती है, राज्यपाल के नाम से होती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, महाधिवक्ता कौन होता है, मैंने उस दिन गलती से शायद बोल दिया था पिछली वीडियो में भी, सोलिसिटर जनरल कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। कौन से नंबर आर्टिकल में लिखा है, 165 के अंदर। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। उसके बाद आरपीएससी की नियुक्ति, आरपीएससी की अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल कर रहा है, आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की, लेकिन राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता इसको। और जो निर्वाचन आयुक्त है इसकी भी नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, लेकिन इसको भी हटाएंगे कैसे, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाएंगे। वो अपने जब उच्च न्यायालय हाईकोर्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको कैसे हटाते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। ऐसा क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। अब कल को अगर राज्यपाल चेंज हो गया, मान लो आज किसी को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया, अब वो राज्यपाल अगर वहां पे सीट पे और कोई राज्यपाल आ गया तो वो तो कहेगा बंदा चेंज करो, मेरे वाला कोई और बंदा लाओ। ये काम ना हो, वो अपने स्वतंत्र रूप से काम कर सके अध्यक्ष और सदस्य, इसीलिए राज्यपाल इनको सिर्फ नियुक्त कर सकता है, ना कि हटा सकता है। ध्यान रखना ये बात। राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन होता क्या है, देखो, जब राज्य लग रहा हो कि राज्य संविधान के अकॉर्डिंग या केंद्र के निर्देशों पर काम नहीं कर पा रही ढंग से, तब जो राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति ने घंटी मारा, हेलो राष्ट्रपति जी यहाँ करो, आपने राष्ट्रपति शासन लगा दो राज्य पर। वो कहे किया क्या, वो काम ढंगू कुन करने लाग रहे हो, राज्य अपना अकॉर्डिंग को करने लाग रहे हो, तो क्या करा, राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो फिर इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति शासन में सारा काम फिर केंद्र के पास चला जाता है। जो केंद्र है वो राज्यपाल के थ्रू काम करता है, यानी कि सीएम, मंत्रिपरिषद का कोई काम नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल का काम रहता है। सारी पावर्स जितनी भी है राष्ट्रपति शासन के अंदर वो केंद्र के पास चली जाती है और केंद्र सिर्फ राज्यपाल के थ्रू काम करता है। ये जितने मंत्री वगैरह है, सीएम है, इनका कोई काम नहीं रह जाता, विधानसभा विधान परिषद का कोई काम नहीं रह जाता, सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल का काम रहता है, वो है राष्ट्रपति शासन। ये लो जी, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है कौन, राज्यपाल राष्ट्रपति से। उसके बाद राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है कौन, राज्यपाल। कुलाधिपति कौन होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चांसलर, और कुलपतियों को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, वाइस चांसलर। ठीक है, आप कोई भी चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट खोल लो, चाहे एमजीएसयू खोल लो, आपको वहाँ पे साइट के ऊपर लिखा मिलेगा कि चांसलर या कुलाधिपति कौन है, हमारे गवर्नर। कौन है गवर्नर, हमारे कलराज मिश्र, श्री कलराज मिश्र। ध्यान रह जाएगा, यानी कि जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति या चांसलर कौन होता है, हमारा गवर्नर, यानी कि राज्य का राज्यपाल। और कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि वाइस चांसलर की कौन नियुक्ति करता है, राज्यपाल। समझ आ गई बात। उसके बाद सीएम से जानकारी ले सकता है, भी राज्य में थे के स्टेप चरकन लाग रहे हो, लॉकडाउन लगान लाग रहे हो, गाइडलाइन किसी जारी करी है, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन ले सके, राज्यपाल ले सके। क्यों, सीएम। समझ आ गई बात की। बस ये कार्यकारी शक्ति के अंदर लगभग इतना ही आएगा। उसके बाद हम विधायी शक्तियां करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। लो, अब अपने करेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां। सबसे पहले घबराना नहीं है। अब थे ना कि ना हुण सानू घबरान दो, हुण साडा बंद है, अरे इसी कोई बात को नहीं, ये लागण ही इतना पॉइंट लाग रहा है, बाकी इसी कोई बात को नहीं, बिल्कुल आराम हूँ, बिल्कुल फैंटेस्टिक तरीका हूँ आपा करांगा। और देखो समझो बस थे, विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती है राज्यपाल की। सबसे पहले विधायिका या व्यवस्थापिका एक ही बात है। मैंने आपको जब पिलर पढ़ाए थे तो एक पिलर अपने विधायिका भी पढ़ा था। उस विधायिका का अभिन्न अंग किसे माना जाता है, राज्यपाल को। क्यों, क्योंकि राज्यपाल की साइन करती बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए तो इसका विधायिका का अभिन्न अंग माना जाता है। किसको, राज्यपाल को। अब विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती है, जो विधायिका से रिलेटेड है, और विधायिका एक पिलर है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जब मैंने पिलर्स पढ़ाए थे। तो विधायी शक्तियां के अंदर देखो कौन कौन सी आएगी। पहला,
70 को आहूत, 17 वासान व विघटन करना। आहूत का मतलब होता है बुलाना। जब यहाँ मानो जब अब थोड़ी कंडीशन सेट हो जाए, कोरोना की बिंगे बाद आपा ने ऑर्डर आ जाए, निर्देश आ जाए भी स्कूल खोलन का, कॉलेज खोलन का, जब आपा ने स्कूल वाला बुला लिया, प्रिंसिपल सर आपा ने बुला लिया, मैसेज कर दिया भी आओ भाई 10 दिन 15 दिन क्लास लगा के देखा किया है, तो वो के करने लाग रहे, प्रिंसिपल सर आपा ने आहूत करने लाग रहे। समझ गया बात के। 17 वासान जब आपनो सेशन खत्म हो जाए स्कूल को, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल सर कवे भी लो भाई थारो सेशन खत्म हो गया, कोई विदाई पार्टी बुदाई पार्टी करनी है तो कर लो, आपकी ऐश मारो और सेशन थारो खत्म है, वो के होने लाग रहे, वो घोषणा होने लाग रही है। यानी कि वैसे ही राज्यपाल घोषणा करता है किसकी, 17 वासान की, यानी कि जब सेशन खत्म हो जाता है, 70 खत्म हो जाता है, उसकी घोषणा कौन करता है, राज्यपाल। उसको आहूत कौन करता है, राज्यपाल सेशन को। और विघटन कौन करता है 70 का, राज्यपाल। 17 वासान का मतलब समझ आ गया, आहूत का मतलब समझ आ गया, विघटन का मतलब समझो। विघटन कब होता है, विघटन का मतलब होता है भंग करना। भंग कब होती है, विधान सभा, क्योंकि विधान परिषद तो अपनी है ही नहीं, अगर होती तो भंग हो सकती थी सर, नहीं हो सकती थी, क्योंकि विधान परिषद स्थायी सदन होता है और विधान सभा स्थायी सदन नहीं होता। समझ गए बात। विघटन का मतलब होता है भंग होना। और भंग कब होती है विधानसभा, जब कोई पार्टी या कोई दल अपनी सरकार बनाने में सफल ना हो, तब। सफल कैसे, जब बहुमत कब बनता है, जब सरकार कब बनती है, सरकार तब बनती है जब किसी पार्टी के पास बहुमत हो। और बहुमत कब होता है, बहुमत तब होता है, फॉर एग्जाम्पल अपनी विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं, उस 200 सीटें का 50% प्लस 1 जिस पार्टी के पास होगा उसकी सरकार बन जाएगी। राज्यपाल जी उनको आमंत्रित करेंगे, जिसके पास बहुमत है भी आओ अपनी सरकार बनाओ, और मुख्यमंत्री अपना नेता जो भी आपने चुना है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, जिसके पास 50% प्लस 1 सीटें होती है, यानी कि जिसके पास बहुमत होता है। समझ गए बात। अब अगर किसी के पास 50% प्लस 1 यानी कि 101 सीटें नहीं है तो कोई बहुमत है ही नहीं, गठबंधन करके भी नहीं बन रहा सिस्टम, यानी कि सरकार बनाने में सफल नहीं है कोई पार्टी, तब राज्यपाल जी क्या करते हैं, उस कंडीशन में विघटन कर देते हैं, किसका, विधानसभा का। समझ गए बात क्या। ये होता है आहूत, 17 वासान और विघटन। आशा करता हूं आपको इनका मतलब समझ आ गया होगा। दूसरा, प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित, यानी कि जब चुनाव होता है, चुनाव होने के जो पहला सत्र लगता है बाद में, या प्रतिवर्ष पहला सत्र लगता है, उसको संबोधित करते हैं। यानी कि कोई स्पीच स्पूच देनी है, कोई जागे तो देश क्या है, इसी बनाई को नहीं राज्यपाल ने। समझ गया आगे। तीसरा, कोई मामले पर संदेश, कोई विधायी का मामला है, कोई बिल का मामला है, कोई प्रशासनिक मामला है, तो राज्यपाल जी जाके संदेश दे सकते हैं उसका, या संदेश भिजवा सकते हैं। चौथा, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जिस कंडीशन के अंदर अध्यक्ष नहीं है विधानसभा के अंदर तब तो उपाध्यक्ष काम करता है, लेकिन अगर दोनों ही ना हो फिर कौन काम करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा राज्यपाल भी विधानसभा का कौन सा बंदा काम करेगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जगह। समझ गए बात। यानी कि इनके कार्यों का निर्वहन या इनके कार्यों का डिसाइड कौन करेगा, भी कौन करेगा इनकी जगह काम, राज्यपाल डिसाइड करेगा कि कौन करेगा इनकी जगह काम। समझ गए बात। ई पॉइंट क्या है, विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत, यानी कि विधान परिषद में जितने भी कुल सदस्य होंगे उनका 1/6 यानी कि 6ठा भाग कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल। किस बेस पे, ऐसे याद कर लो, स 3 तो लिख लो पहले। पहला स का मतलब साहित्य है, उसके बाद कला, उसके बाद सहकारी आंदोलन, उसके बाद समाज सेवा, उसके बाद एक विज्ञान आ गया। ये पांचों बेस पे कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है 1/6 भाग किसका, विधान परिषद का। समझ गए बात। अगला पॉइंट, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय नियुक्त करता है। आंग्ल भारतीय कौन होता है, आंग्ल भारतीय वो होता है जैसे पुराने टाइम में क्या थे, अपने यहाँ पे अंग्रेज आए थे, उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली थी। अब बिंगा जगह टाबर हो सी नहीं बे, टाबर आंग्ल भारतीय कहलावेगा। क्यों, बाप तो है ब्रिटेन को और माँ है भारतीय, तो बिंगो जी को टाबर है वो आंग्ल भारतीय कहलाओगे, जिन्हें इंग्लिश में आपका कहा एंग्लो इंडियन। समझ गया बात के। अब एक आंग्ल भारतीय नियुक्त कर सकता था राज्यपाल, लेकिन अभी संशोधन हुए हैं, 104वां संशोधन, संविधान संशोधन, जिसके अंदर ये प्रावधान खत्म कर दिया गया, यानी कि अब ये एक आंग्ल भारतीय नियुक्त नहीं कर सकता राज्यपाल। समझ गए बात। अगला पॉइंट, विधायिका का अभिन्न अंग मैंने पढ़ा दिया आपको, शुरू में बता दिया।
विधेयक की स्वीकृति संबंधी शक्ति, यानी कि स्वीकृति स्वीकार करने की क्या क्या शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। देखो, राज्यपाल के पास जब पहले बिल आता है तो विधानसभा के अंदर आता है, फिर विधान परिषद अगर हो उस राज्य के अंदर उसके अंदर जाता है, फिर उसके बाद राज्यपाल के पास आता है। जैसे ही राज्यपाल ने साइन किए वो एक्ट बन जाता है। लेकिन अब कंडीशन समझो, जैसे ही राज्यपाल के पास आया बिल, उसके पास क्या क्या कंडीशन है, या तो वो स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर ले। अगर अस्वीकार करेगा तो वो बिल लौटाएगा, और अगर बिल लौटाएगा तो लौटाने के बाद वो बिल चाहे तो उसमें संशोधन हो चाहे ना हो, चाहे चेंज हो चाहे ना हो, फिर उसके बाद अगर राज्यपाल के पास वही सेम का सेम बिल भेज दे मंत्रिपरिषद तो उसको साइन मारने पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकता। समझ गए बात? दोबारा समझ लो, राज्यपाल के पास जब बिल आता है वो स्वीकार कर सकता है या पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। मंत्रिपरिषद को भी थे विचार कर लो, एक भी कोई संशोधन वगैरह करना होंगे तो ध्यान देख लो, तो उसके लिए वो लौटा सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर मंत्रिपरिषद उसमें संशोधन चेंज वगैरह करती है तो भी ठीक है, नहीं चेंज करती तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो दोबारा बिल जाता है राज्यपाल के पास तो वो उसको साइन करने पड़ते हैं। समझ गए? ये तो होगी दो कंडीशन, पहली स्वीकार वाली, दूसरी पुनः विचार हेतु लौटाने वाली। तीसरी कंडीशन होती है राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, यानी कि जब राज्यपाल को लगे कि ये तो बिल संविधान के अकॉर्डिंग है ही नहीं, ये तो हमारे जो न्यायपालिका है उसकी शक्तियों को कम कर रहा है, ऐसा कोई बिल है, या फिर कोई नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक के खिलाफ है, तो ये कंडीशन के अंदर वो राष्ट्रपति को ये बिल भेज सकता है। उसके बाद राज्यपाल का काम खत्म है, रोल खत्म है राज्यपाल का। उसके बाद जो काम होगा राष्ट्रपति साइन करे ना करे वो बाद की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे अब राज्यपाल का काम खत्म हो गया। तो वो जब कंडीशन होती है ये उसकी राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्ति में भी आती है और इसके अंदर भी आती है, दोनों शक्तियों के अंदर ये चीज आती है कि राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना। चीजें समझ गए? ये लो अगला पॉइंट, अध्यादेश। अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राज्यपाल। अध्यादेश होता क्या है पहले तो ये समझ लो। अध्यादेश वो होता है जब सत्र चल ना रहा हो, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का सत्र चल ना रहा हो। अब 365 दिन थोड़ी काम करेगी विधान परिषद विधानसभा, छुट्टी पर तो कभी ना कभी हो सी। तो जद की कंडीशन की बात करूं मैं, यानी कि जब विधानसभा और विधान परिषद सत्र के अंदर नहीं है तब अगर कोई अचानक कानून की जरूरत पड़गी राज्यपाल को तो वो कानून बना सकता है, और उसी कानून को क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। समझ गए बात क्या? अब इसकी भी एक कंडीशन है, वो अध्यादेश लागू कर सकता है, कभी भी खत्म कर सकता है राज्यपाल। और इस अध्यादेश की एक कंडीशन और है, विधानसभा का या विधानमंडल के अंदर दोनों आ जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल का जब भी सत्र चालू होगा उस सत्र चालू होने से 6 सप्ताह तक उस अध्यादेश को मंजूरी मिल जानी चाहिए। अगर मंजूरी मिल गई तो वो फिर एक्ट बना रहेगा, अगर मंजूरी नहीं मिली तो वो फिर एक्ट रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वो। समझ गए बात? यानी कि 42 दिन का वक्त होता है। दोबारा समझ लो, अध्यादेश क्या होता है? अगर सत्र चल ना रहा हो तो कानून की अचानक जरूरत पड़ेगी तो वो उसे अध्यादेश कहते हैं। अगर राज्यपाल उस कानून बना दे अचानक तो उसे अध्यादेश कहते हैं। और विधानमंडल के सत्र के आने के बाद उसका सेशन चालू हो गया तो सेशन चालू होने से 42 दिन तक यानी कि 6 सप्ताह तक उस अध्यादेश को मंजूरी मिल जानी चाहिए, पास हो जाना चाहिए विधानसभा विधान परिषद में, तब तो वो एक्ट बना रहेगा, वरना वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 42 दिन तक का टाइम होता है। एक बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं आपको, एक साल में 3 सत्र होते हैं और 3 सत्र में से 2 सत्र यानी कि एक सत्र ये और एक सत्र ये, इन दोनों के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। यानी कि ये जो पहला सत्र है, पहले सत्र की लास्ट तारीख और ये दूसरे सत्र की पहली तारीख, इन दोनों के तारीखों के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। सत्र लगाना पड़ेगा, राज्यपाल बुला लेगा, आहूत कर लेगा, भी ले भाई थारो टाइम हो गया, आज सेशन लगाओ थे। समझ गया बात के? ये होगी बात। उसके बाद क्या कौन सा पॉइंट आता है? ये तो होता है अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला पॉइंट, आरपीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, एसएफसी मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य वित्त आयोग, और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कौन? राज्यपाल। कहाँ पे? विधानसभा के अंदर।
सदस्य की निर्हरताएं, यानी कि जब कोई सदस्य अयोग्य हो, पता चले भी यार ये तो योग्य है ही नहीं, विधानसभा का सदस्य बनने तो योग्य है ही नहीं सदस्य, तब क्या होता है, तब राज्यपाल डिसाइड करता है कि ये सदस्य इसको रखें कि ना रखें। किससे सलाह लेता है? निर्वाचन आयुक्त से। निर्वाचन आयुक्त से सलाह लेके फिर डिसाइड करता है राज्यपाल की इसको सदस्य रखें कि ना रखें। समझ आ गई सारी विधायी शक्तियां, बड़ी ही आसान। दोबारा रिपीट मार दें लोग। सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विघटन करता है। प्रत्येक चुनाव जब होता है उसके बाद संबोधित करता है। कोई मामले पर संदेश दे सकता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों एब्सेंट हो तो वो निर्वैन, उसकी जगह वो राज्यपाल बताएगा कि कौन काम करेगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों को 1/6 भाग मनोनीत करता है। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय नियुक्त करता है, लेकिन अब ये खत्म हो गया। विधायिका का अभिन्न अंग कहलाता है। विधेयक की स्वीकृति संबंधी शक्तियां स्वीकार कर सकता है, पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, सदस्य की निर्हरताएं पे डिसाइड करेगा कि सदस्य रखना है कि नहीं रखना। किससे सलाह करके? निर्वाचन आयुक्त से सलाह करके। बताओ क्या समस्या है? बड़ा ही सौखा है यार, ये तो कर लोगे याद। बस ये आप एक आधी बार और रिपीट मारना, आपके सेट हो जाएगा दिमाग के अंदर। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।